Friends, I am Dr. Mukesh Sharma, consultant environment and sanitation. Today I am starting the lectures on YouTube as an experience, and it's about all environment and pollution, environmental management. All are includes in lectures, short notes, क्विज, जनरल नॉलेज, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों, यहाँ तक कि क्लास एट्थ से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे ख्याल से ये उपयोगी होंगे, ऐसे मेरी आशा है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। इसके पहले हमें जानना होगा कि हम इन्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। लर्न अबाउट द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ वी कैन ऑल मेक ए डिफरेंस। हम लोगों को जानना होगा पोल्यूशन के बारे में, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, क्या कारण हैं, एट्सेट्रा, जिससे कि हम इससे प्रभावित होने वाले, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली ये पोल्यूटेंट्स को हम रोक सकें या मिनिमाइज कर सकें। इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। आज हम इसके अंतर्गत जो कवर करेंगे वो है हमारा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, कि ये है क्या, इन्वायरमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, इसके कारण क्या हैं, प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण पे इन प्रदूषण का या प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ सम डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उनका हमारा पर्यावरण की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या डाल रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस योर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, कैसे हम पर्यावरणीय प्रभाव पे को कम कर सकते हैं, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज़, इसको कम करने के लिए हमारी सरकार और औद्योगिकीकरण में हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या रोल है, ग्लोबल इनिशिएटिव टू कम्बैट पोल्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या क्या शुरुआत हो चुकी है या किए जा रहे हैं, उनके किए गए प्रयासों के बारे में हम जानेंगे। एंड लास्टली इंडिविजुअल्स एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद इस ओर क्या कार्य हमको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, तो इसमें हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं,
इनसे जो टॉक्सिक मटेरियल डिस्चार्ज हो रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं वाटर में, एयर एंड सॉइल में, ये इसको पॉल्यूट कर रहे हैं। इनका रोल क्या है, वो कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट हैं, ये सारी चीज़ें यदि हम डिटेल में आ, आगे जानेंगे कि कौन कौन से हैं, बट जो अभी हम शॉर्ट में मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं कि हमारे पोल्यूशन के, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, कारण हैं, वो क्या क्या हैं। तो एक तो हमारा हो गया जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रक्रिया, औद्योगिक विकास, या जो हमारी औद्योगिकीकरण है, ये हमारे पर्यावरण पे प्रभाव डाल रहा है। खासकर पावर प्लांट्स जो है वो हमारे एयर, वाटर एंड सॉइल को जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको डिस्चार्ज करके ये प्रभावित कर रहे हैं। सेकेंडली हम देखते हैं एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड कस्टमाइज वाटरवेज एंड किल वाइल्ड लाइफ। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हर किसान ये चाहता है कि हमारी फसल कितनी उन्नत हो, कितनी ज़्यादा पैदावार हो। उसके लिए वो तमाम सारे प्रयास करता है। फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हमारे वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ तक कि किल्ड वाइल्ड लाइफ, जो भी जानवर उसमें पानी पीते हैं, उनको भी ये प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह एग्रीकल्चर प्रोसेस भी इसके लिए जिम्मेदार है काफ़ी हद तक, खासकर इसलिए कि वो केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड का अपने कृषि को इंटेंसिव फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उत्पादन करना चाह रहे हैं। इसके लिए वो तमाम तरह के ये साधन इस्तेमाल में ले रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन के जो भी साधन हैं, तो चूँकि हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस अब डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है, तो तमाम सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी अपग्रेड हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कार, हवाई जहाज और जल में चलने वाले जहाज, जल जहाज, ये जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इमिट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब कार ही क्यों, वैसे तो बाइक का नाम इसमें नहीं है, बट आज के परिवेश को यदि हम देखें तो गांव से लेकर शहरों तक नॉर्मली हर व्यक्ति के पास साइकिल की जगह, साइकिल तो है ही है, लेकिन बाइक भी हो गई है। तो वो भी एमिशन करते हैं, उसमें भी पेट्रोल और डीजल में जो कुछ भी लग रहे हैं, जो पुराने वाहन हो गए हैं, तो एक तरह से टॉक्सिक मटेरियल जो निकल रहा है उसमें, वो जैसे लेड है, इस तरह से अब ऑलरेडी हमारे गैसेस तो नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस तो इमिशन कर ही रहे हैं। खासकर जब ट्रैफिक जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो ये इस तरह से असर पड़ रहा है कि हेल्थ पे, जस्ट लाइक हाइपॉक्सिया, कि इससे निकलने वाले टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे रहे हैं, जो कि हमारे एक तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है।
तो ट्रांसपोर्टेशन एक पोल्यूशन का बड़ा कारण है, जिसमें खासकर कार, प्लेन एंड शिप्स को लिया जा रहा है। चाहे वो हमारा धरती पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, या हमारा जल मार्ग के द्वारा हो रहा हो, या वायु मार्ग के द्वारा हो, तीनों से हमारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं। लास्ट हम कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। आज सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारक बन रहा है, मेजर एक फैक्टर बन चुका है। और ये कितनी बड़ी समस्या है जिसपे कि पहले नहीं सोचा गया। खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको कि हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड हार्म्स वाइल्ड लाइफ। इससे जो भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए सामान जैसे स्ट्रॉ है और तमाम चीज़ें, सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, कैरी बैग है, ये हमारे एनवायरनमेंट को इस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, इवन लैंड एंड वाटर बॉडीज़ को, इवन मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। धरती पर इसको कम करने के लिए तमाम सारे एक्ट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, जो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसी तरह मैरीन में माइक्रो प्लास्टिक्स बढ़ गए, जिससे कि हमारे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम से तमाम सारे जीव जंतु हैं उसके अंदर, वो भी, उनके लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो इस तरह एक तरह से समुद्र के किनारे देखा जाए तो इसका नज़ारा देखने को मिल सकता है। और ख़ासकर हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यदि हम देखें तो प्लास्टिक का हिस्सा, उसमें हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए। तो गवर्नमेंट इस ओर क्या क्या कदम बढ़ाती है, बढ़ा रही है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो हम आगे देखेंगे। बट मेन जो अभी हमारे पोल्यूशन के काजेज़ हैं, कारण हैं, वो ये चार हुए कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर से जो हम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से कर रहे हैं, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये मेन अभी फ़िलहाल काफ़ी पार्ट अदा कर रहे हैं, हमारे पोल्यूशन के लिए कारक साबित हो रहे हैं। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, बट इसका एनवायरनमेंट पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेनली हम देखें तो कुछ बचा नहीं है, जल, थल, नभ, वायु, सभी कुछ। तो जैसे यदि हम आते हैं ऑयल स्पिल्स, हमारे समुद्र में अक्सर देखा जाने वाला घटना है ये, जो कि वाइड स्प्रेड डैमेज टू मैरीन लाइफ अफेक्टिंग इंटायर इकोसिस्टम, जो कि पूरे इंटायर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। और प्लास्टिक तो है ही, प्लास्टिक के साथ साथ हमारा ऑयल स्पिल्स जो है वो हमारे मेरीन इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। ओवरऑल इन्वायरमेंट को हमारा ये पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सेकेंडली हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर। ओकेजनली हमारा फॉरेस्ट फायर, जो हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटी है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे जो जंगल में रहने वाले हैबिटेट्स हैं, जंगली जानवरों के हैबिटेट्स को एक खतरा पैदा कर रहा है, एंड रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो फॉरेस्ट फायर है, उससे एक बहुत बड़ी मात्रा में
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है एटमॉस्फेयर में हो रहा है। साथ ही साथ ये हैबिटेट को लॉस कर रहा है, डिस्ट्रॉय हैबिटेट, एंड एक तरह से कहें तो डिफॉरेस्टेशन में भी एक अहम हिस्सा इसका बन जाता है। पुअर एयर क्वालिटी। Air pollution causes respiratory problem and can contribute to the development of serious illness like lungs cancer and heart. ये सारे पोल्यूशन जो एयर को प्रभावित कर रहे हैं, कार, प्लेन और जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, इससे हमारा एयर इंडेक्स प्रभावित हो रहा है, काफ़ी पुअर एयर इंडेक्स। और इसकी क्वालिटी इस तरह से है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये जस्ट लाइक। और ये खतरे इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि गंभीर बीमारियों का रूप ले रहे हैं, खासकर हमारे फेफड़ों के कैंसर, हार्ट फेल्योर, और जस्ट लाइक जैसे अभी हमने बात किया हाइपोक्सिया, एट द स्पॉट इंसान जो है ख़त्म हो जा रहा है। अस्थमा एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है एयर क्वालिटी से। तो ह्यूमन बींग्स को तो हो ही रहा है, इसी तरह हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, उसके ऊपर एक जस्ट लाइक एक इन्वलप है ये। तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट तो इफेक्टेड है ही है, खासकर एयर पोल्यूशन से। तो पुअर एयर क्वालिटी हो गई जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव डाल रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन, जैसा कि अभी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक की बात किया, तो प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूटेंट्स pollutes the ocean and harms marine life, often leading to injuries of the aquatic ecosystem और marine ecosystem। तो प्लास्टिक ये हमारे स्थलीय पे थल पे तो प्रभावित कर ही रहा है। हम सभी लोग सब्जी लेके आ रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहे हैं, उसके ढेर से हमारे सीवर चौक हो जा रहे हैं, नाली चौक हो जा रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए बहुत से हमारे सफाई कर्मी हैं जो एक इकट्ठा करके इसको जला दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इससे तमाम सारी ख़तरनाक गैसें निकल रही हैं। तो वो तो हो गई यहाँ की बातें, लेकिन मेरीन में यदि ये प्लास्टिक पहुँचता है तो वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक, जो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, बहुत माइन्यूट, जो कि वहाँ पे डिपेंड मछलियाँ, पक्षी आदि के शरीर में भी ये जाके एक हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा कर रही हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जा रही है। और मेरीन पे एक मरे हुए डेड एनिमल्स की भी एक तह देखी जा रही है, जिसके की खास सबसे बड़ी वजह हमारी ये प्लास्टिक पोल्यूशन है। नेक्स्ट, द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ सम डेली एक्टिविटीज़। हम जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उससे भी हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है। वो क्या क्या है उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। हालांकि ये कि इस चैप्टर में हम जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे हम इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे, क्विज़ के माध्यम से भी देखेंगे। आपका जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए।
सो अभी इसको देखें कि क्या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ईटिंग मीट, एनिमल एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज अमाउंट of greenhouse gases and deforestation. Reducing meat intake is great way to reduce your ecological footprint. नॉन वेजिटेरियन या मांस खाने की जो प्रक्रिया है, आजकल जो वेजिटेरियन है वो भी नॉन वेजिटेरियन ड्यू टू तमाम सारे कारण की वजह से भी उन्हें मजबूर होना पड़ता है अपना मीट खाने के लिए। तो हमारा यह भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है ग्रीन हाउस गैसेस और डिफॉरेस्टेशन के लिए। मतलब साधु संत और सब तो कहते ही हैं कि हम इसे ना खाना चाहिए, बट इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो नॉन वेजिटेट है, इसकी हैबिट हो चुकी है ईटिंग मीट्स, जो हम मांस पे डिपेंड हो रहे हैं, वो भी हमारे वातावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो यदि हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, मीट को खाना कम कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के लिए। सेकेंडली, ड्राइविंग कार। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि कार आर a major contributor to air pollution. Consider walking, biking or using public transport to reduce your impact. कार का इस्तेमाल करके हम वातावरण में जो हमारी डेली की एक्टिविटीज है, थोड़ी दूर भी हमें जाना है तो हम कार से चल देते हैं। तो ये क्रियाकलाप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन रहा है हमारे एयर पोल्यूशन का। इसकी जगह पे यदि हम वॉकिंग करें, बाइकिंग करें और या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक हम इस इम्पैक्ट को इस कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अब एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत तो फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो हमारा स्रोत है, रिसोर्स है, वो फॉसिल फ्यूल है। सो रिड्यूसिंग योर एनर्जी कंजम्पशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर इम्पैक्ट। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करें, रिड्यूस करें, तो सिग्निफिकेंटली हम अपने इस खतरे को, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे, वो हम कम कर सकते हैं। वो भी एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा कि हम शुरू में ही चर्चा कर चुके, तो ये आगे भी कहने का मतलब, यदि हम पोल्यूशन के, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, तो विस्तृत जो चर्चा करेंगे उसमें पॉल्यूटेंट्स क्या है एंड पोल्यूशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है। कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, है ना, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है जो कि हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है, लाइक स्ट्रॉस, बैग्स, यूटेंसिल्स, जिनका कि हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। दीज प्रोडक्ट आर रियली रिसाइकिल्ड एंड कैन टेक डिकेड्स ऑफ सेंचुरीज टू ब्रेक डाउन। जो हमारे ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक या जो भी प्लास्टिक के मटेरियल हैं, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा कारण इसलिए
आज समस्या बनी हुई है, क्योंकि इनको डिग्रेड करने के लिए हमारे वातावरण में कई दशकों लग जाते हैं। आप यूं कहें दशकों क्या, कभी सैकड़ों सालों लग जाते हैं कि तब तक ये डिग्रेड नहीं होता पूर्णतया। इसलिए ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे डिपेंड करता है हमारे दैनिक क्रियाकलाप से। डेली निकलते हैं हम, थोड़े थोड़े से कामों में तुरंत कैरी बैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई सब्जी लेने जाता ही है। बट और वहाँ घर में आता है तो बजाय आलू लिया, प्याज लिया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल लिया, तो उसके लिए अलग अलग पॉलीथीन, अलग अलग पन्नी लेके वो एक तरह से अपने घर में इसके कंजम्पशन को बढ़ा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की के जो शहरी आबादी है उसमें पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन देखा जाए तो इस तरह से जो हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें एक दिन में जहाँ पे 10 लाख से ऊपर की आबादी है वो करीबन आधा किलो से ज़्यादा 600 ग्राम पर डे एक व्यक्ति का कंजम्पशन है, प्लास्टिक कंजम्पशन वो कर रहा है, पर कैपिटा कंजम्पशन। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए है, सिंगल यूज प्लास्टिक। हाउ टू रिड्यूस योर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, कैसे हम अपने पर्यावरण पे इन पोल्यूटेंट्स के प्रभाव को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस पर हम एक दृष्टि डालें तो जैसा शुरू में भी चर्चा हुआ है, रिड्यूस योर मीट कंजम्पशन, रिड्यूस reuse and recycle, conserve energy, use sustainable transportation। तो रिड्यूस योर मीट कंजम्पशन, जैसा कि हमने चर्चा किया ही शुरू में कि यदि हम सभी लोग ईटिंग में जो हमारा कंजम्पशन आज जितना है उसको हम रिड्यूस करें तो हम ग्रीन हाउस गैसों को भी रिलीज़ करने से बचा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे जब हम मीट खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एनिमल के मांस को खाते हैं जो कहीं ना कहीं से वो जंगल से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से हम उसको भी कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस एंड डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई से, एंड वाटर कंजम्पशंस को भी हम रोक सकते हैं यदि हम अपने डेली हैबिट जो है उसमें मीट खाना, मांस खाना यदि हम कम कर दें और उसके अल्टरनेट को ढूंढें। सेकेंड, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अपनी दैनिक प्रक्रिया में, दैनिक कार्यों में हम वो प्रोडक्ट लें, यदि उसमें प्लास्टिक है तो हमें पहला कह रहे हैं कि हम उसको कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ करें, ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्ट लें जिसको कि हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 3R कॉन्सेप्ट। 3R कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है अपने इस खासकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब तो 5R कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया है, इसको कि हम आगे चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक एंड ट्राई रिसाइकलिंग एज मच एज पॉसिबल। तो पहला चीज़ कि हम इसको अवॉइड करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को, और कोशिश करें कि हम ऐसे प्लास्टिक पदार्थों का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसको कि हम फिर से जिसका कि रिसाइकिल करना पॉसिबल हो। अब जैसे स्ट्रॉ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम रिसाइकिल तो कर नहीं सकते। पैकेजिंग मटेरियल में जो आ रहे हैं ईआरपी, तो उनको हम रिसाइकिल, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सारे प्रयास किए गए। हाँ, 20 माइक्रोन से नीचे करके अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, इसके ऊपर विस्तार से। लेकिन फिलहाल हमें रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल का 3R कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंजर्व एनर्जी। वैसे भी कंजर्व ऑल हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए तो ये करना ही है। तो खासकर अब हम केवल, हालांकि कंजर्व तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, नदियों को कंजर्व करना है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हमें अभी वर्तमान में जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम एनर्जी को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया ही कि खासकर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, घरों में, हर जगह, उसका जो बेसिक है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स ही मेन रिसोर्स है जिसके के द्वारा हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, एनर्जी एफिशिएंट जो है हम बल्ब लें, एंड अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हम उपकरण ले रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हों। टर्न ऑफ एंड टर्न देम ऑफ व्हेन नॉट यूज। घर में पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, और यदि हम बाहर चले जा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उसको हम बंद करके जाएं। इससे हम अपने एनर्जी को बचत कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें इस ओर भी कदम बढ़ा के हम अपने इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्व एनर्जी। फोर्थ है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। वॉकिंग, बाइकिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो अब इसके लिए भी तमाम सारे वैश्विक स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। अब इससे मेन है कि कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को भी को हम रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे जो मेन कदम बढ़ाना है वो खुद से बढ़ाना है। हमें डेली वॉकिंग की बहुत थोड़ी डिस्टेंस, हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यदि जाना है तो हम बजाय बाइक के, बजाय कार के, हम पैदल जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के लिए यदि हम कार का इस्तेमाल करें, उसकी जगह हमें बाइक का इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कारपूलिंग का करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम अकेले से कार से न जाएं, कार से चल रहे हैं तो यदि हमारे जान पहचान के लोग हैं और उसी रास्ते में जा रहे हैं तो हम उनको भी बैठा दें, दैट इज़ कॉल्ड कारपूलिंग। या हम अपने मोहल्ले, सोसाइटीज़ में भी ऐसे व्यक्तियों को सेलेक्ट करें जिनका कि रास्ता एक हो, और वो जब जाएं, चलें, तो हम उनको भी साथ ले लें। उससे क्या है कि जैसे 4 लोग हम चल रहे हैं तो 4 कार के बजाय
एक कार में हम 4 लोग बैठ के इस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम ये एयर पोल्यूशन को, इसके इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं और पर्यावरण पे होने वाले प्रदूषण को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज इन पोल्यूशन। तो अब इतने सारे प्रदूषण की बात तो हमने चर्चा कर लिया और हमारे वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे इन पोल्यूटेंट्स का, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पे भी हमने चर्चा किया, संक्षिप्त में ही चर्चा किया। बट इस ओर हमारे गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, सरकारें क्या कर रही हैं और उद्योग क्या कर रहे हैं पोल्यूशन को बढ़ावा देने में या इसको मिनिमाइज करने में, क्या हम कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज इस पोल्यूशन की ओर इनका क्या रोल है। तो फर्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन टू रिड्यूस पोल्यूशन। तमाम सारे एक्ट और पोल्यूशन की पॉलिसीज रिड्यूस करने के लिए बनी है। तो पॉलिसी तो बन गई है, एक्ट तो बन गए हैं। इवन हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, उसके तहत ही तमाम सारे रेगुलेशंस आ जा रहे हैं। बट गवर्नमेंट में पॉलिसीज तो बन जा रही हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पॉलिसी बनाने भर से काम नहीं चलेगा, बाईलाज बनाने भर से काम नहीं चलेगा, रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, इन्वायरमेंटल एक्ट बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको हमको इम्प्लीमेंट कराना है। और इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? गवर्नमेंट की लायबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकती हैं। गवर्नमेंट फंड रिलीज कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए, खासकर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए हमें गवर्नमेंट से सहायता लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हमें फंड कर सकती है जिससे कि हम एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करें। सेकेंडली हम आते हैं इंडस्ट्रीज पे, औद्योगिकीकरण। Industries can reduce pollution by adopting sustainable practice, investing in new technology and reducing waste. तो गवर्नमेंट का रोल तो हमने देखा, अब इंडस्ट्री का रोल इस तरफ ये हो सकता है कि इंडस्ट्री कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसको सभी इंडस्ट्री औद्योगिकीकरण में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स है, टॉक्सिक डिस्चार्ज है, वो कम हो सके और कचरा हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम निकले। वेस्ट जो है बहुत ही कम कर, हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते। यदि इंडस्ट्री चलाना है तो जाहिर सी बात है वेस्ट निकलेगा ही। हमारा वेस्ट के रूप में तमाम सारी चीज़ें निकलेंगी, पानी भी निकलेगा, एयर भी निकलेगा, वही गैस, एयर मीन्स गैस, गैस निकलेगी। बट जनरल वायु निकलती तो ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं इसके थ्रू। तो इस पे भी हमें देखना होगा कि इंडस्ट्रीज भी उन चीज़ों को अनुपालन करें और नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके वातावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को मिनिमाइज कर सकें। ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या
इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो वैसे तो तमाम सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कहने को। फ्रैंकली बोलें तो आज से नहीं, शुरू से ही हमें चेत लेना चाहिए। अभी भी भारत में आबादी के दृष्टिकोण से और संसाधन के दृष्टिकोण से तो कमी है, बट जस्ट लाइक जैसे पोल्यूशन हमारी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है, ये भयावह हो जाएगा। इसके लिए हमें वैश्विक स्तर पे विचार करना पड़ेगा और उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए भी जा रहे हैं। अब मुख्य मेन इनिशिएटिव्स क्या हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट कम पड़े उसके लिए क्या किया जा सकता है, उस पे जो विचार आए उन कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा है पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है और किसके लिए है? तो द एम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। दरअसल पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इस पे एक कोप 21 के नाम से भी जाना जाता है ये, उस पर एक वृहद चर्चा हुई और कुछ लिमिटेशन तय किए गए जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से कहें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड से पर ही, इससे नीचे ही हमारा टेम्परेचर रहे। इसको नियंत्रित करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को कम करना होगा। इसके और तमाम सारे कदम हमारे इस पेरिस एग्रीमेंट में लिए गए, जो दिसंबर 2015 में फ्रांस में पेरिस शहर में हुआ, इसलिए इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट भी पड़ा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ओशियन क्लीनअप। समुद्र को साफ करने के लिए द एम। अब इसका क्या मतलब है भाई? इतने बड़े समुद्र को साफ करना बहुत बड़ी सोच। तो वो इसलिए वही जो हमने अभी बात किया कि मेन कॉज जो हमारा प्लास्टिक, शुरुआत हमारी उसी से होती है, और सेकंड हमारा ऑयल स्पिल्स जो है। तो अब ऑयल स्पिल्स की वजह से भी तमाम सारे हमारे मेरीन के जीव जंतु, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ, ये मर जा रही हैं और उसके सतह पे तैरते रहते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, और भी जो जीव जंतु हैं वो भी अल्टीमेटली उनके लिए भी खतरा पैदा हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें ओशियन क्लीनअप प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिससे कि हम प्लास्टिक वेस्ट को ओशियन से, समुद्र से हम दूर निकाल सकें, या उसको साफ करके और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि हम फर्दर जो है आगे हमारा समुद्र इन चीज़ों से पोल्यूटेड ना हो, ऑयल स्पिल से और पॉलीथीन से, प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक आदि से। तो इस प्रोग्राम को हम ओशियन क्लीनअप के तहत रखते हैं। तो सेकेंडली हमारा हो गया ओशियन क्लीनअप। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है क्लीन एयर एक्ट। तो क्लीन एयर एक्ट की बात करें तो वैसे तो हमारा एनवायरमेंटल एक्ट या अम्ब्रेला एक्ट 1986 ही बना। तो जैसा हमने कहा कि एक्ट और पॉलिसी तो तमाम सारी बनती आ रही हैं, उनमें संशोधन दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स की भी, और गवर्नमेंट का काम है कि वो अच्छे एक्सपर्ट्स को रखे, बजाय ये एक बहुत बड़ा आगे का विषय बन जाएगा, लेकिन है ये मेजर
कि इन्वायरमेंट को एक, जबकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इसको बहुत हल्के में हमारे भारत देश में एजुकेशन के तौर पे लिया जा रहा है। तो जब आप समझ ही सकते हैं कि जब नॉलेज कम रहेगा, उस बारे में कोई नॉलेज खास नहीं रहेगा, अब हर व्यक्ति यदि इन्वायरमेंटलिस्ट बनने लग जाए या इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट बनने लग जाए, तो फिर वो कैसे, वो खुद ही एक पोल्यूटेंट्स बन जाएगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो क्लीन एयर एक्ट की बात कर रहे हैं, तो लिमिट्स द एयर पोल्यूशन इन द, अब यूनाइटेड स्टेट में हमारा जो है एयर एक्ट जैसे हमारे इंडिया में भी बना, तो यूनाइटेड स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया, लागू किया, और इसके जो भी रेगुलेट्स एमिशन, जो जितनी भी लिमिटेशन है कि इतने मात्रा में ही हमें डिस्चार्ज करना है एयर में, खासकर इंडस्ट्रीज से और ट्रांसपोर्टेशन से। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि कार पूलिंग या हवाई जहाज़ और हमारा शिप्स, तो शिप्स की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, एयर एमिशन की बात हो रही है। तो क्लीन एयर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा यूनाइटेड स्टेट ने जो है उसकी शुरुआत कर दी है। उसकी जो लिमिटेशन है कि कितने मात्रा में हमें हमारा पेट्रोल या जो भी इमिशन हो रहा है उसमें ये चीज़ें, जो भी मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल हैं, उनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए, कितने हमारे अनुपात में निकलना चाहिए, ये सारे रेगुलेशन इमिशन के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज हों या यातायात के साधन हों, हमारे यूनाइटेड स्टेट से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि वैश्विक स्तर पे हम इनिशिएटिव ले सकते हैं पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से? पेरिस एग्रीमेंट, ओशन क्लीनअप एंड द क्लीन एयर एक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये सब तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के द्वारा तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, बट इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि इसको कम करने के लिए या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को हम बात करें, इसको संरक्षित करने के लिए, इसके लिए हमको अपने से पहल करनी होगी। अभी तक तो चर्चा हमने किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या एक्ट बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। वैश्विक स्तर पे हमने जैसे चर्चा किया, पेरिस एग्रीमेंट, तमाम सारे जो है कॉप मीटिंग हो रही हैं, COP21 तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक बात है वो ये कि हमें खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद से लेनी होगी और खुद से ही हमें एक्शन लेना होगा। तो कौन कौन से हम एक्शन हैं जो कि बहुत शुरुआत हम अपने घरों से कर सकते हैं, खुद के बच्चों से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब हम रिसाइकिल करके कर सकते हैं कि कोई भी, जो भी हम सामान लें, ड्यूरेबल हो, रिसाइक्लेबल हो, जिसका कि इस्तेमाल हम दोबारा कर सकें। तो वही 3R कॉन्सेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो रिसाइकिल इज ए ग्रेट वे टू रिड्यूस वेस्ट टू एंड मिनिमाइज योर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। रिसाइकिल एक सबसे बड़ा कदम है, सबसे बड़ा रास्ता है जो कि कचरे को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कर सकता है। जैसा कि हमने कहा कि पर डे, पर कैपिटा जो हम कचरा उत्पादित कर रहे हैं,
अपने दैनिक क्रियाकलापों से उसको कम करने के लिए हमें रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे पदार्थ, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा कि जिसको कि हम रिसाइकिल कर सकें। सेकंड है हमारा यूज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अब बाईसाइकिलिंग, साइकिल से के द्वारा हम चल सकते हैं, जो कि एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का साधन बन सकता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे साइकिल में भी को जो है एक विशेष तरह की साइकिल बनने लग गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बनने लग गई हैं। तो बाइकिंग, वॉकिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमने कहा कि वैसे भी यदि हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें, जैसा कि हमने आपसे बताया कि मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ, तो जनरली एक इंसान को पर डे कम से कम 2000 से 3000 कदम, 4000 कदम चलना चाहिए। मीन्स 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उसको चलना चाहिए पैदल। बट तमाम सारे हैबिट्स या हमारे जो आजकल साधन हम संपन्न हो रहे हैं, विकास की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, तो इतना भी विकास के प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल ना करें कि हम एकदम अपने एनवायरनमेंट को तो प्रभावित करेंगे ही, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी गिराएंगे, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को भी हम लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ही हमारा ऐसा कदम होगा जो कि खुद से हम उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाइकिंग, वॉकिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम टैक्सी से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ये क्या कर सकते हैं? कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट्स। जितना ही ज़्यादा हम कार, बाइक, प्लेन इनसे जाएंगे, इनसे ट्रैवल करेंगे, उतना ही हम कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा देंगे, कार्बन इमिशन को बढ़ावा देंगे। और टारगेट क्या है? हमें इसको कम करना है। जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट का जो एम है क्लाइमेट चेंज का, उसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है। तो हम उसको तभी कर सकते हैं जबकि हम यूज़ द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, हम खुद से अपनी शुरुआत अपने घर से करें और एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। थर्ड है हमारा ईट सस्टेनेबल। हम ट्रांसपोर्ट भी सस्टेनेबल करें और ईट सस्टेनेबल, खाएं भी वही। अब इसके लिए जो भी हमारे सीजनल फ्रूट हैं, सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल क्रॉप हैं, उस पे हम डिपेंड रहे हैं, ना कि हम मीट पे या नॉन वेजिटेरियन बने। जितना ज़्यादा हम मीट खाने को रिड्यूस करेंगे, उतना ही हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में जो हमारा रोल है उसको हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ईटिंग लोकली सोर्स्ड एंड सीजनल फूड, हम जो भी लोकल हमारा भारत जो है बहुत बृहद क्षेत्र है। हर क्षेत्र की अलग अलग फसलें हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग फल हैं, फल फूल पौधे। तो इससे जो भी हमारा फार्मिंग हो रही है, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सीजनल फ्रूट, उसको हम खाएं और उसके द्वारा हम मीट कंजम्पशन को रिड्यूस करें, जो कि हमारे एंड अवॉइड प्लास्टिक यूज टू मिनिमाइज द पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम रिसाइकिल, यूज
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ईट सस्टेनेबल, इन सब के द्वारा हम इंडिविजुअल एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम खुद से जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ या और कोई दूसरा हमारे लिए नियम बना देगा, कानून बना देगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है जब तक कि हम सब लोग मिलकर अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के तरफ अपना प्रयास नहीं करेंगे, अपना दायित्व नहीं समझेंगे। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल की बात तो दूर, पोल्यूशन ख़त्म करने की बात तो दूर, पोल्यूशन कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे, मिनिमाइज भी नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन क्या है और ये हमारे पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। आगे की क्लासों में इन्हीं टॉपिक पे हम वृहद चर्चा करेंगे, जिससे कि जैसा कि हमने बताया कि क्लास 8 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्तर पे भी हम ऐसे फॉर्म करेंगे, फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ये तो मेरा आज पहला कदम था यूट्यूब के तरफ कि हम शुरुआत करें, ज़रा देखें कि क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक इंडिविजुअल एक्शन हो गया, ये भी हमारा एक दायित्व हो गया अवेयरनेस की तरफ, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की तरफ। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को देखें और जो भी आप सजेशन दे सकें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि लोग पहले कहते हैं, तो हम शुरुआत में हैं तो इतना तो आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। हमें प्रमोट करें, हम आगे और भी बेहतर कंटेंट्स लेके आपके बीच होंगे। बाय बाय।